हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज इट डजंट मैटर व्हाट अदर्स आर डूइंग, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, तो आप दूसरे व्यक्ति क्या कर रहे हैं, आपके किस फ्रेंड ने कितना सिलेबस कवर अप कर लिया, कौन सा फ्रेंड आपके कितने एग्जाम अटेम्प्ट्स दे चुका है, उसका नहीं हुआ, कितने नंबर से नहीं हुआ, आपका हो गया या नहीं हुआ, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। ओनली थिंग आपकी सक्सेस के लिए जो एक इकलौती चीज़ महत्वपूर्ण रहेगी वो ये कि आप क्या कर रहे हैं, वो चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, दैट इज़ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल मेंस। In an innocuously titled report on decentralized finance and digital assets, बोल रहे हैं एक बड़ी ही इनोक्यूलस मतलब बिना कोई हानि पहुंचाए, तो ऐसा टाइटल इसका रखा गया था जिससे किसी को भी आपत्ति ना हो, किसी को भी हानि ना पहुंचे, क्षति ना पहुंचे। तो ऐसे टाइटल वाली रिपोर्ट जिसका नाम था किसके ऊपर, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंशियल, डिसेंट्रलाइज मतलब जिसमें सेंटर से, केंद्र से उसका कब्जा हटाना, फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स, रिलीज लास्ट सैटरडे। ग्लोबल रेटिंग मेजर मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस हैज फ्लैग्ड सम अनकंफर्टेबल होम ट्रूथ्स अबाउट इंडियाज एम्बिशियस डिजिटल आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम फॉर रेजिडेंट्स, आधार। बोल रहे हैं तो जैसे ही ये रिपोर्ट रिलीज हुई सैटरडे को, तो एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस, उसने कुछ कंसर्न्स उठाए हैं, कुछ चीज़ों को सूचित करा है। ठीक है, कुछ कंसर्न्स उठाए हैं। वो क्या कंसर्न्स हैं, उसने बहुत ही अनकंफर्टेबल, परेशान करने वाले कुछ सत्य हमारे इंडिया के जो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, बड़ा ही एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है डिजिटल आइडेंटिफिकेशन वाला, जिसमें क्या है, यूडीआई, जो कि आधार लिंक्ड है। ठीक है, आधार जिस पे बनता है, इसके बारे में कुछ उनने अनकंफर्टेबल चीज़ें बताई हैं। As the world's largest digital ID program with biometric and demographic details of over 1 billion residents, बोल रहे हैं क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल आईडी प्रोग्राम है जिसमें बायोमेट्रिक्स और डेमोग्राफिक डिटेल्स, किसी भी व्यक्ति की, पॉपुलेशन की, जनसंख्या की जो डिटेल्स हैं वो इसमें होती हैं। और कितनी है, हमारे देश की जनसंख्या तो बिलियंस में पहुंची हुई है। आधार स्टैंड आउट फॉर इट्स स्केल, अब क्योंकि ये इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है तो ये सबसे ज़्यादा विशेष है। ठीक है, स्टैंड आउट करता है, विशेष करके सामने आता है। But at a broader level, the agency has red-flagged security and privacy risks from centralized digital ID systems, बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पे देखें, बड़े लेवल पे देखें, तो जो एजेंसी है उसने कुछ रेड फ्लैग्स मतलब कुछ चीज़ें, कंसर्न्स जाहिर करे हैं। और किसको लेके कंसर्न जाहिर करे हैं, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क को लेके, फ्रॉम सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आईडी सिस्टम सच एज आधार, कि कोई भी अगर सेंट्रलाइज्ड डिजिटल आईडी सिस्टम होगा, कोई भी एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें एक ही जगह पे पूरे देश का डेटा स्टोर्ड है, तो उसके साथ में कुछ सिक्योरिटी रिस्क और प्राइवेसी रिस्क भी जुड़े हुए हैं। बिकॉज अगर कभी भी फ्यूचर में बाय चांस कभी भी कोई साइबर अटैक होता है तो एक ही जगह से डेटा निकालना इजी होगा, राइट। अलग अलग जगह से डेटा निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, बट एक ही जगह पे सारा डेटा अगर आप डंप कर रहे हैं, एक ही जगह पे सारा डेटा आप स्टोर कर रहे हैं, तो उसको निकालना काफ़ी ईजी होगा। तो ऐसे सिस्टम्स का कुछ सिक्योरिटी और प्राइवेसी रिस्क के बारे में भी इस एजेंसी ने बताया है। ठीक है, वेयर अ सिंगल एंटिटी कंट्रोल्स आइडेंटिफाइंग क्रेडेंशियल्स, क्योंकि एक ही सिंगल एंटिटी है, संस्था है, जिसके पास में हमारे पहचान से जुड़े हुए सारे क्रेडेंशियल्स मौजूद हैं। ठीक है, तो उनका किसी भी तरीके से अगर किन्हीं भी गलत हाथों में वो पड़ जाते हैं तो उनका मिसयूज़ होना भी बहुत लाजमी है। मूडीज विच हैज़ mooted decentralized ID systems that give users more control over their data, बोल रहे हैं कि मूडी जिसने की प्रस्तुत किया है डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम्स के बारे में कि ये यूज़र को और ज़्यादा कंट्रोल देता है उनके डेटा के बारे में, हैज़ ऑल्सो लेंट वेट
टू वरीज अबाउट द एफिकेसी ऑफ आधार्स। उन्होंने क्या किया है, लेंड वेट टू मतलब मजबूती दी है, इस चिंता को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है कि आधार जैसे बायोमेट्रिक बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो क्या है, टू वेरीफाई आइडेंटिटीज़, यानी कि आइडेंटिटीज़ को पहचानने के लिए ये कितना एफिशिएंट है, कितना प्रभावी है। द सिस्टम ऑफन रिजल्ट्स इन सर्विस डिनाइल्स। अब कई दफ़ा आपने देखा है वो बोलते सर्वर डाउन चल रहा है या सर्विस रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही। आप कई बार अपडेट करवाने जाते हैं तो सर्वर या तो उनका वेबसाइट डाउन चल रही होती है या फिर कोई भी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता है, सर्विस नहीं होती उसकी अवेलेबल। एंड द रिलायबिलिटी ऑफ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज स्पेशली फॉर मैनुअल लेबरर्स इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट्स इज़ क्वेश्चनेबल। बोल रहे हैं ज़्यादातर टाइम तो ये सिस्टम में इसमें डिनायल मिल जाता है। दूसरी चीज़ कि इस तरीके की बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी की कितनी रिलायबिलिटी है, कि कितना ये सही है, इसके ऊपर आप कितना भरोसा कर सकते हैं, ख़ास तौर पे वो मैनुअल लेबर्स जो कि हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट्स में काम करते हैं, ये सवाल के घेरे में है। ठीक है, ये बात सवाल उठाने लायक है। इट्स सेड while this observation is of relevance amid the government's push to switch all payments under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act। बोल रहे हैं कि हालांकि ये जो ऑब्जर्वेशन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी रेलेवेंट है, सही है, तथ्य बेस्ड है, और किस बीच जबकि हमारी जो सरकार है वो लगातार जोर दिए जा रही है, हर तरीके से पॉसिबल से पुश कर रही है कि मनरेगा के तहत जो भी पेमेंट्स किए जाएं वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम हो। ठीक है, गवर्नमेंट इतने ज़ोर शोर से इस चीज़ को पुश करने में लगी हुई है, इसको प्रेषित करने में लगी हुई है, और वहीं हमारे सामने ये भी आ रहा है, बाहर की कोई एजेंसी आके बता रही है कि इस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर सवाल खड़े करती हैं, इसकी प्राइवेसी को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, उसके बाद में कि ये टेक्नोलॉजी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स में काम करने वाले मजदूर वर्ग के लिए कितनी कारगर साबित होती है। इन सब चीज़ों के ऊपर सवाल खड़े हैं। It echoes the concerns raised ever since its launch under the United Progressive Alliance regime। बोल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, जो सवाल उठाए गए हैं उनको ही एको कर रहे हैं, यानी कि गुंजा रहे हैं, बार बार वही सवाल उठा रहे हैं जो कि जब ये यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के तहत में ये जो स्कीम लॉन्च की गई थी तब सवाल उठे थे, वही सवाल अब दोबारा उठने लग गए हैं। ठीक है, द विगरस परस्यूट of Aadhaar after some initial hesitation under the present government has manifested in the 12-digit number becoming mandatory। बोल रहे हैं ये जो लगातार ज़ोर शोर से बार बार इसको परस्यू किया गया, प्रयास किए गए आधार के लिए, इसको प्रेषित किया गया, तो कुछ इनिशियल शुरुआती दौर में कुछ विफलता या कुछ हेजिटेशंस के बाद में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके अंतर्गत 12 डिजिट का नंबर जो है अब वो मैंडेटरी बनता जा रहा है सभी वेलफेयर बेनिफिट्स के लिए और वीकर सेक्शंस के लिए भी, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो, सच एज ओपनिंग बैंक और प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स, सिक्योरिंग टेलीफोन कनेक्शंस एंड रेमिटिंग टैक्सेस। इन सभी चीज़ों में अब आपको पता है ना, आप अपना टैक्स भरते हैं तो उसमें पैन और आधार लिंक होना चाहिए। अगर आप टैक्स पेयर में आते हैं तो टैक्स अगर आप भरते हैं तो आपको पता है उसमें पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर नहीं लिंक है तो पेनल्टी लगती है और लिंक करवाने की अलग से फीस लगती है। ठीक है, तो यानी कि वो हर जगह पे आधार कार्ड को मैंडेटरी करते जा रहे हैं, चाहे हमने टैक्स भरना हो, चाहे टैक्स हमें रिइंबर्स करवाना हो, कोई टेलीफोन कनेक्शन लेना हो तो भी आधार कार्ड लगता है, फिर चाहे हमें पीपीएफ अकाउंट खोलना हो या फिर कुछ भी बैंक से के ट्रांजैक्शन रिलेटेड भी कोई काम करना हो तो आधार कार्ड मैंडेटरी है। इट्स यूज backed by the expansion of access to no frills bank accounts and mobile phone connections। बोल रहे हैं इसका जो यूज़ है जिसको कि समर्थन मिल रहा है किससे, नो फ्रिल अकाउंट्स। नो फ्रिल अकाउंट्स मतलब जो बेसिक सी चीज़ें होती है ना अकाउंट खोलने के लिए, कि नो फ्रिल्स मतलब कि ज़्यादा इसके साथ में आपको लग्जरीज नहीं मिलेंगे, जैसे एटीएम कार्ड ना मिले या फिर नेट बैंकिंग ना मिले, बट आपने नॉर्मल सा अपना एक बैंक अकाउंट खोल लिया तो उसके लिए
और या फिर मोबाइल कनेक्शंस लेने के लिए, तो इन सब चीज़ों से इसको सपोर्ट मिल रहा है कि हाँ, मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए भी आधार को मैंडेटरी किया है, अपने बैंक अकाउंट खोलना तो उसमें भी आधार मैंडेटरी एक डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो इन चीज़ों से इसको सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए इसका विस्तार और ज़्यादा हो रहा है। हैज़ इंडीड enabled the direct transfer of benefits to millions in welfare schemes and weeding out ghosts and middlemen। तो इन सब चीज़ों की वजह से कि हर जगह पे आधार मैंडेटरी करने की वजह से और क्योंकि वो एक यूनिक नंबर है, तो इस वजह से क्या हुआ है कि बहुत सारी स्कीम्स का फ़ायदा डायरेक्ट उन स्कीम्स के उपभोक्ताओं को मिल पा रहा है, ठीक है। और जिस वजह से जो बीच के मिडलमैन या घोस्ट थे जो कि आधा पैसा खा जाते थे, उनका जो एक दायरा था वो कम हो गया है, वो अब इसमें से हट गए हैं। येट there have also been instances of people being excluded from basic services for lack of an Aadhaar, or laborers and senior citizens struggling to confirm their fingerprints and retina scans to prove they exist। बोल रहे फिर भी हमने ऐसे भी इंस्टेंसेस, ऐसे भी उदाहरण देखे हैं जहाँ पे कुछ लोगों को कुछ बेसिक सर्विसेज नहीं मिली क्योंकि उनके पास आधार नंबर नहीं था, और कुछ लेबरर्स या फिर सीनियर सिटीजन्स को अपने फिंगरप्रिंट्स या फिर आई का स्कैन होता है ना, रेटिना का स्कैन होता है, ये वो चीज़ वो नहीं करवा पा रहे थे, जिसकी वजह से वो अपनी एग्जिस्टेंस प्रूव कर पाए कि भाई हम असल में व्यक्ति हैं, एग्जिस्ट करते हैं, ये चीज़ प्रूव करने में उनको दिक्कत हो रही थी। एन ऑडिट of the Unique Identification Authority of India UIDAI by the Comptroller and Auditor General of India released last year had flagged lapses that jeopardize privacy and compromise data security। बोल रहे हैं कि एक ऑडिट करवाया गया UIDAI का, किसके द्वारा? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा, और इसकी रिपोर्ट पिछले साल रिलीज़ की गई थी, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक कुछ बातें सामने आई थी, जैसे कि लैप्सेस यानी कि चूक, जिस वजह से जेपर्डाइज मतलब कि खतरे में डालना, किसी की प्राइवेसी को खतरे में डाला गया, और एंड कॉम्प्रोमाइज डेटा सिक्योरिटी, और डेटा सिक्योरिटी के साथ में कॉम्प्रोमाइज होता भी दिखाई दिया, अलॉन्ग विथ फ्लॉज इन द एनरोलमेंट प्रोसेस लीडिंग टू डुप्लीकेशन एंड फॉल्टी बायोमेट्रिक्स। और कुछ फ्लॉज भी हैं एनरोलमेंट प्रोसेस में, यानी कि आप जब इसके लिए अपना एनरोलमेंट करवाते हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां भी सामने आई, जिसकी वजह से कई दफ़ा डुप्लीकेट हो गई चीज़ें, दो बंदे के, एक ही व्यक्ति के दो आइडेंटिफिकेशन नंबर बन गए हों, या फिर उसके दो बार फिंगरप्रिंट दो अलग अलग व्यक्तियों के लिए चले गए हों, एंड फॉल्टी बायोमेट्रिक्स और गलत बायोमेट्रिक्स चले गए हों। India has pushed for digital public infrastructure like the one, बोल रहे हैं इंडिया जिसने बहुत ही ज़्यादा पुश किया है किस चीज़ के लिए? डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, लाइक द वन बिल्ट अराउंड द एडिफाइस ऑफ आधार, जैसा कि आधार के इर्द गिर्द बनाया गया है, एज अ मीन्स फॉर सर्विस डिलीवरी इन G20 नेशंस एंड बियॉन्ड, क्योंकि G20 नेशंस की जो मीटिंग हुई उसमें भी सर्विस डिलीवरी के लिए आधार मैंडेटरी था और उससे आगे भी है, ठीक है। हैविंग अपॉइंटेड अ पार्ट टाइम चीफ टू द UIDAI लास्ट मंथ आफ्टर 4 years, बोल रहे हैं 4 साल बाद पिछले महीने हमने एक पार्ट टाइम चीफ अपॉइंट करा है UIDAI के लिए, यानी कि पिछले 4 साल से ये वैकेंसी खाली थी, ठीक है, इस पद पे कोई भी काबिज नहीं था। The government must seek an honest review of and course correction in the आधार प्रोग्राम। तो अब गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि वो सही तरीके से इसको रिव्यू करें, एंड कोर्स करेक्शन यानी कि जो भी गलतियां हैं उनको करेक्ट करें, आधार प्रोग्राम के तहत में जो भी त्रुटियां हैं उनको करेक्ट करें, बिफोर एक्सपैंडिंग इट्स लिंकेज फर्दर, इससे पहले कि इसको बाकी चीज़ों के साथ में लिंक किया जाए, इसका जो लिंक है उसको एक्सपैंड किया जाए, बी इट फॉर इलेक्टोरल रोल्स, प्राइवेट एंटिटीज़ और मनरेगा पेमेंट्स, चाहे वो फिर हम इलेक्शन कमीशन के ज़रिए जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं ना उनकी बात करें, चाहे कोई प्राइवेट एंटिटी हो उसकी बात करें, या फिर मनरेगा के ज़रिए जो पेमेंट्स होनी है उनकी बात करें, बट फर्दर इसको एक्सपैंड करने से पहले इसके अंदर की त्रुटियों को सुधारना ज़रूरी है। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पैसेज। तो देखो अब टाइटल क्या है कि आधार के अंदर जो जो परेशानियां हैं, कमियां हैं, चिंताएं हैं, कंसर्न्स हैं, चैलेंजेस हैं, ठीक है, इनके बारे में बात करी।
चलिए देखते हैं द सक्सेस ऑफ आधार। तो आधार की सक्सेस की हमने बात नहीं करी है, उसकी कमियों की, चैलेंजेस की बात करी है। आधार्स इम्पैक्ट ऑन वेलफेयर, कि लोगों के वेलफेयर में आधार का क्या प्रभाव रहा, तो उसकी बात भी नहीं करी। द चैलेंजेस एंड कंसर्न्स ऑफ आधार, ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The benefits of the Aadhaar program to Indian population. ये इंडियन पॉपुलेशन के लिए आधार प्रोग्राम के क्या क्या फ़ायदे हैं, तो उनकी ज़्यादा बात नहीं हुई है इसमें। द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ऑफ इंडियाज़ डिजिटल आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, इसकी भी ज़्यादा चर्चा नहीं हुई है, बट उसी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक पार्ट है आधार, उससे जुड़े हुए कंसर्न्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया। द इश्यूज एंड कंसर्न्स एसोसिएटेड विद आधार प्रोग्राम, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द रोल ऑफ मूडीज इन्वेस्टर सर्विस इन डिजिटल आइडेंटिफिकेशन, तो देखो मूडी की इन्वेस्टर सर्विस का ना इसमें कोई बड़ा रोल नहीं है, बट हाँ कुछ चिंताएं जो हमारे यहाँ पे भी इंडिया में भी पहले से, जब से आधार शुरुआत हुई है तब से उठाई जा रही थी, वही क्वेश्चन मूडी ने दोबारा उठाए हैं, जो कि ये चीज़ साबित करता है कि वो क्वेश्चंस अभी तक टैकल नहीं हो पाए हैं, अभी तक डील नहीं हो पाए हैं और बने हुए हैं। और इसलिए बिकॉज अब कोई बाहर की कंपनी आके भी इसको अनबायस तरीके से डील कर रही है, जांच कर रही है, तो हमें अब इसको सीरियस लेना चाहिए। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Having appointed a part-time chief to the UIDAI last month, after 4 years, the government must seek an honest review. अब ये जो स्टेटमेंट है must seek an honest review, ये बता रहा है कि उनको ये चीज़ करना चाहिए। तो राइटर इसमें अपना एक पर्सपेक्टिव बता रहे हैं, ओपिनियन बता रहे हैं अपना, कि भाई अब क्योंकि उनके पास एक चीफ आ गया है तो अब उनको ऑनेस्ट तरीके से इसको रिव्यू करना चाहिए। एंड कोर्स करेक्शन इन दी आधार प्रोग्राम, और इसमें जो भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है वो करनी चाहिए बिफोर एक्सपैंडिंग इट्स लिंकेज फर्दर, बी इट फॉर इलेक्टोरल रोल, प्राइवेट एंटिटीज और मनरेगा। और ये जो बोल रहा है कि बिफोर एक्सपैंडिंग इट्स लिंकेजेस, तो ये एक तरह से कॉशन दे रहा है कि इससे पहले कि आप इसको और विस्तार करें, आप क्या कीजिए, आप इसकी गलतियों को सुधारिए। तो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है ये स्टेटमेंट, सेलिब्रेटरी नहीं है, इनडिफरेंट नहीं है, क्या है, पर्सपेक्टिव एंड कॉशनरी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। Which of the following statements is not correct based on the passage? The Indian government is planning to switch all Manrega payments to an Aadhaar बेस्ड पेमेंट सिस्टम। ये तो करेक्ट है, यही उनका प्लान है कि सारी पेमेंट्स जो है आधार बेस्ड सिस्टम से करवाई जाए, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। द आधार हैज़ एलिमिनेटेड द नीड ऑफ फॉर मिडलमैन इन दी डिसएम्बर्समेंट ऑफ वेलफेयर बेनिफिट्स, ये भी करेक्ट है, कोई बिचौलिया नहीं है अब, है ना, घोष पैसा कहाँ गया पता नहीं चला, अब सीधे आपके खाते में पैसा आता है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। मूडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज़ फुल्ली इंडोर्स द सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ आधार, कि उन्होंने पूरी तरीके से इसकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को इंडोर्स करा है, सुरक्षित बताया है, ठीक है, ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि वो इसको एंडोर्स नहीं करता, वो इसमें कमियां बताता है कि सिक्योरिटी और प्राइवेसी में कमियां हैं, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। UIDAI हैज़ ऑलवेज हैड अ फुल टाइम चीफ सिंस इट्स इंसेप्शन, तो जब से शुरुआत हुई है तब से हमेशा तो एक फुल टाइम चीफ ही रहा है, बट पिछले 4 सालों में कोई भी चीफ नहीं था, तो उसके बाद पिछले महीने एक हमने टेम्पररी चीफ, पार्ट टाइम चीफ यहाँ पे अपॉइंट करा है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट बिकॉज द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज में से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनमें से वो हम निकाल सकते हैं, मतलब आधार्स बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन इज़ फ्लॉलेस, बिल्कुल इसमें कोई कमियां नहीं है, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं। द आधार प्रोग्राम हैज़ फेस्ड क्रिटिसिज्म रिगार्डिंग प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी, ये भी करेक्ट है बिल्कुल कि इसका क्रिटिसाइज किया जा रहा है इसकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स को लेके। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। The Joshimath crisis has laid bare another equally serious challenge, बोल रहे हैं जोशीमठ क्राइसिस ने उस उजागर कर दिया है एक इक्वली सीरियस चैलेंज, बहुत समान तरीके का एक सीरियस चैलेंज उन्होंने उजागर कर दिया है। और क्या है वो सीरियस चैलेंज? द स्लो सब्सिडेंस ऑफ इंडियन साइंटिफिक रिसर्च काउंसिल्स एंड द एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस,
कि इंडियन साइंटिफिक रिसर्च काउंसिल्स और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो किस तरीके से उनके रिसर्च और ये सब चीज़ें जो है वो स्लो हो रही हैं, यानी कि धीरे धीरे गिरावट आ रही है उनमें, ठीक है। The crisis in our scientific research organization has been in the making for some time. बोल रहे हैं ये जो साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में क्राइसिस आ रहा है, कमी आ रही है, इसमें गिरावट आ रही है इसके स्तर में, ये पिछले काफ़ी समय से बिल्डअप हो रही थी, धीरे धीरे करके बिल्डअप हो रही थी। तो ऐसा नहीं कि आज अचानक उठ के यहाँ पे कुछ क्राइसिस खड़ा हो गया है, काफ़ी लंबे समय से बिल्डअप हो रहा था। लाइक जोशीमठ टाउन विच हैज़ बीन एक्सपीरियंसिंग अ ग्रेजुअल सब्सिडेंस। अब यहाँ पे सब्सिडेंस की बात हुई, यहाँ पे सब्सिडेंस की बात हुई, तो ये सब्सिडेंस इंटरलिंक्ड हो सकता है। बोल रहे हैं जैसा कि जोशीमठ टाउन की बात है, ठीक है, जहाँ पे हमने ग्रेजुअल सब्सिडेंस यानी कि गिरावट देखी है, झुकाव देखा है, ढलान देखी है, ठीक है। जोशीमठ आपको पता है ना, धस रहा है नीचे धीरे धीरे। देयर फाउंडेशनल ग्राउंड ऑफ रैशनल एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, न्यू आइडियाज एंड साइंटिफिक डिस्कोर्स इज स्लोली सिंकिंग। बोल रहे हैं उनकी जो फाउंडेशनल ग्राउंड है ना, किस चीज़ की, सोचने समझने की शक्ति की, सूझबूझ की, और एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग, और किसी भी दूसरे के विचार से अलग होकर विचार करना, न्यू आइडियाज़ एंड साइंटिफिक डिस्कोर्स इज स्लोली सिंकिंग, नए विचारों को सोचना, नए आइडियाज़ को सोचना, और साइंटिफिक डिस्कोर्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे सिंक कर रही हैं, और सिंक कर रही हैं जैसे कि लाइक जोशीमठ टाउन सिंक कर रही है, जोशीमठ टाउन भी सिंक कर रहा है। तो यानी कि एस के बाद में आर स्टेटमेंट आएगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि एस के बाद में आर स्टेटमेंट आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आर पहले आ रहा है, एस बाद में आ रहा है, इनकरेक्ट। एस के बाद आर आ रहा है, एस के बाद आर आ रहा है, एस के बाद आर, बीच में गैप आ रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट है, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया कि जोशीमठ में जो क्राइसिस है उसने एक और चीज़ उजागर कर दी है कि एक और बड़ा चैलेंज हमारे सामने इसी तरीके का देखने मिल रहा है। और क्या है वो चैलेंज, कि धीरे धीरे हमारे इंडियन साइंटिफिक रिसर्च काउंसिल्स का स्तर और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का स्तर जो है वो गिर रहा है, ठीक है। तो पी हमारी होगी फर्स्ट स्टेटमेंट, ये तो नहीं है, यहाँ पे पी फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे एस फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। पी आ गया फर्स्ट स्टेटमेंट, एस के बाद आर आ गया, लास्ट स्टेटमेंट आ गया क्यू, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। व्हेन आई वुड विजिट मक्खू as child traveling with my family during school holidays। बोल रहे हैं जब मैं माखू जाया करता था, एक छोटे बच्चा जब मैं था और माखू जाया करता था अपने परिवार के साथ स्कूल हॉलीडेज़ के दौरान में, जा होता है ना गर्मियों की छुट्टियां पड़ती हैं, बच्चे नानी दादी के घर चले जाते हैं, ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे वो जाते थे। लोकेटेड ऑन द रेलवे लाइन बिटवीन जलंधर एंड फिरोजपुर। बोल रहे हैं ये रेलवे लाइन के पास में बना है, जलंधर और फिरोजपुर के बीच में। It must be a significant town now, but it was a small dot of a village। बोल रहे हैं आज की डेट में हो सकता है कि बहुत बड़ा टाउन हो, बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण रखने वाला शहर हो, लेकिन पुरानी बात बता रहे हैं, उस टाइम पे एक छोटा सा डॉट था विलेज का, यानी कि आप अगर मैप पे उसको लोकेट करोगे तो एक छोटा सा बिंदु के तौर पे था। मक्खू इज़ माई दादीज पेरेंटल होम। माखू मेरी दादी का पेरेंटल होम है, ठीक है। तो आज की डेट में तो हो सकता है कि ये टाउन बहुत बड़ा हो, बट उस टाइम पे, किस टाइम पे, जब मैं छोटा बच्चा था और मैं माखू जाया करता था तो वो अपनी फैमिली के साथ में, तब ये बहुत छोटा सा विलेज होकर था, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी होगी आर स्टेटमेंट, सेकेंड स्टेटमेंट होगी हमारी पी स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि वो उसी पूरी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर रहा है कि जब मैं छोटा बच्चा था तब उस टाइम पे माखू एक छोटा सा गांव हुआ करता था। आज हो सकता है कि बहुत बड़ा शहर बन गया हो या बहुत महत्वपूर्ण शहर बन गया हो, बट उस टाइम पे नहीं था। फिर उसके बाद में बोला गया कि ये रेलवे लाइंस के बीच में बना हुआ था, जलंधर और फिरोजपुर के बीच में रेलवे लाइंस पे बना हुआ था, और ये मेरी दादी का पेरेंटल होम है। तो ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, आर पी क्यू एस, आर पी क्यू एस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई रीड अ लॉट अबाउट फूड बट रेयरली राइट अबाउट इट। बोल रहे हैं मैं खाने पीने की चीज़ों के बारे में, फूड के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ, लेकिन मैं कभी उनके बारे में लिखता बहुत ही कम हूँ। टुडे आई वॉन्ट टू चेंज दैट। तो अब लिखता बहुत कम हूँ और इसी चीज़ को वो आज चेंज करना चाहते हैं कि आज मैं इस चीज़ को बदलना चाहता हूँ। आई एम बीइंग ड्रामेटिक बट येस
समटाइम्स टीयर्स आर इन्वॉल्व बोल रहे हैं। मैं थोड़ा ड्रामेटिक हो रहा हूँ, ड्रामेबाज हो रहा हूँ, लेकिन हाँ ये बात सच है कि कभी कभी आंसू भी इसमें शामिल होते हैं। अब किस चीज़ में शामिल होते हैं, ये तो ऊपर वाली दोनों स्टेटमेंट से मैच नहीं कर रहा। माई फूड स्टोरीज आर स्ट्रेंज, हिलेरियस एंड समवट ट्रैजिक। मेरी जो फूड स्टोरीज होती हैं वो कई बार स्ट्रेंज होती हैं, बड़ी विचित्र होती हैं, कभी बड़ी मजाकिया हिलेरियस होती हैं कि आपको हंसी आ जाए, और कभी कभी ट्रैजिक होती हैं। ठीक है, तो अब ये इमोशंस की बात कर रहे हैं, तो इन्हीं इमोशंस में आंसुओं का समावेश भी हो गया। तो यानी कि एस के बाद में आर आएगा, ठीक है, और पी के बाद में क्यू आएगा। तो देखो यहाँ पे क्यू पहले है, पी बाद में है, एस पहले आर बाद में है, करेक्ट है। पी पहले है, एस बाद में है, इनकरेक्ट है। क्यू पहले है, एस बाद में है, पी पहले, क्यू बाद में, एस पहले, आर बाद में, ऑप्शन डी इज करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। अ सीक्रेट प्लान मेड टू डू समथिंग यूजुअली रॉन्ग। उसको क्या बोला जाता है, जब आप गुपचुप तरीके से कुछ गलत करने की प्लानिंग कर रहे हो तो क्या बोला जाएगा, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी तो अच्छे काम की प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग अगेन अच्छे काम की प्लानिंग। कंडीशनिंग, कंडीशनिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को पोषण देना, ठीक है, उसको नरिश करना, तो कंडीशनिंग यहाँ पे फिट नहीं बैठता। कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी मतलब आप किसी गलत काम की सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स द टू कंट्रीज इंगेज्ड इन कारगिल वॉर, बोल रहे हैं उसके कुछ महीनों बाद ये दोनों देश जो है कारगिल वॉर में लिप्त हो गए। तो यानी कि ए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें बोला गया आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, कोई घटना हुई उसके कुछ महीनों बाद की बात बता रहे हैं। द टू कंट्रीज, कौन सी दो कंट्रीज जिनके बारे में पहले चर्चा हो चुकी है। अब यहाँ पे ऑप्शन में है भी नहीं ए कहीं फर्स्ट स्टेटमेंट, ऑप्शन के अनुसार या तो डी फर्स्ट स्टेटमेंट है या सी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। फर्दर मोर, फर्दर मोर से भी अगर कोई स्टेटमेंट स्टार्ट होगा तो फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। अ नंबर ऑफ वायलेंट वॉर्स वर फॉट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बोल रहे हैं इसके अलावा बहुत सारे वायलेंट वॉर्स इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुए। इन February 1999 ड्यूरिंग द विंटर इन्वेजन, बोल रहे हैं फरवरी 1999 में विंटर युद्ध के दौरान में, बोल रहे हैं शीतकालीन युद्ध के दौरान में 1999 में इंडिया एंड पाकिस्तान साइंड द लाहौर डिक्लेरेशन, इंडिया और पाकिस्तान ने लाहौर डिक्लेरेशन साइन करा, विच वॉज प्रेडिकेटेड ऑन पीस, जो कि शांति के ऊपर एक डिक्लेरेशन था, उसके ऊपर आधारित था। The engagements were extremely challenging for the Indian Army since they had to fight on rough rocky terrain, बोल रहे हैं जो भी लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, जो भी पाकिस्तान के साथ में एंगेजमेंट हुआ उसमें वो इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उनको बहुत ही कठोर रॉकी टेरेन में, इलाके में उनको फाइट करना पड़ रहा था, ठीक है। तो सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि ये 1999 एक टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जिक्र कर रहा है, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ जिसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। तो सी हमारा है फर्स्ट पॉइंट, यानी कि डी नहीं है, ऑप्शन ए हट जाएगा और ऑप्शन डी हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद में लाहौर डिक्लेरेशन साइन हुआ, उसके कुछ महीनों बाद में दोनों देशों के बीच में कारगिल वॉर छिड़ गया, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट। अब सी के बाद में ए यहाँ पर आ रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहाँ पे डी आ रहा है, इनकरेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद में बोल रहे हैं कि इसके अलावा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में और भी बहुत सारे युद्ध हुए हैं, बहुत ज़्यादा वॉर्स हुए हैं, लेकिन जितने भी इंगेजमेंट हुए हैं वो इंडियन आर्मी के लिए बहुत चैलेंजिंग रहे, क्योंकि उनको रफ रॉकी टेरेन में फाइट करना पड़ता था। सो सी ए बी डी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बाय द स्किन ऑफ योर टीथ, अब हमारे दांत पे कोई स्किन होती है नहीं ना, एनामल होता है, बहुत हल्की सी परत होती है, बारीक सी परत होती है, ठीक है। तो यानी कि बहुत ही कम अंतराल वाली कोई चीज़ बता रहे हैं कि बहुत ही कम चीज़ से आप बच गए, तो बाय द स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है बहुत बिल्कुल थोड़े से अंतर से, बहुत ही थोड़े से अंतर से। कॉन्फिडेंट ऑफ विक्ट्री, कि आपको अपनी जीत का पूरा भरोसा है, नहीं। काइंड टूवर्ड्स द वीक, कि आप गरीबों के प्रति या फिर कमज़ोरों के प्रति काइंड होते हैं, नहीं। डिटरमाइंड टू स्ट्राइक, कि अब आप हमला करेंगे ही करेंगे, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है, नहीं। जस्ट बेयरली, मतलब बहुत ही थोड़े से फर्क से या फासले से, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई कैंट टॉक राइट नाउ, आई एम बीइंग रियली बिजी,
आई विल कॉल यू लेटर। तो जब आप बोल रहे हैं मैं बहुत बिजी हूँ अभी, तो आप क्या बोलेंगे? आई एम बीइंग रियली बिजी। एम और बीइंग साथ में नहीं आएगा, बोलेंगे आई एम रियली बिजी, आई विल कॉल यू लेटर। तो यहाँ पे बी पार्ट में एरर है, आई एम बीइंग रियली बिजी में बीइंग नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। टू पुट ऑफ डूइंग समथिंग स्पेशली आउट ऑफ हैबिचुअल केयरलेसनेस और लेजीनेस, बोल रहे हैं किसी चीज़ को टाल देना क्योंकि आपको आदत है केयरलेसनेस की या लेजीनेस की। तो वो टाल मटोल जब करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि आप अभी करने वाले काम को बाद के लिए टाल रहे हैं। तो एक्सेलरेट, एक्सेलरेट मतलब स्पीड अप करना। लेसरेट, लेसरेट में मतलब होता है किसी चीज़ को एकदम चीर देना, कट कर देना, फाड़ देना। प्रोक्रेस्टिनेट कि किसी चीज़ को आप टाल रहे हैं। और रिक्यूपरेट, रिक्यूपरेट का मतलब होता है स्वस्थ होना। सो यहाँ पे ऑप्शन सी प्रोक्रेस्टिनेट इज करेक्ट। सेल्डम हैड ही बीन सो जॉयस इन अदर्स हैप्पीनेस, तो बोल रहे हैं कभी कभार ही, बहुत रेयरली ही वो दूसरे की खुशी में खुश होता है। तो सेल्डम, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, के भौंकने वाले कुत्ते बहुत कभी ही काटते हैं, बहुत रेयर होता है कि वो काट जाएं, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। ठीक है, तो हमें इसका बताना है एंटोनिम। हार्डली सेल्डम का सिनोनिम है, रेयरली भी सिनोनिम है। फ्रीक्वेंटली मतलब बहुत ज़्यादा, लगातार, बार बार रिपीट होने वाली कोई चीज़, तो फ्रीक्वेंटली क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा। और ओकेजनली मतलब कभी कभार, तो ये भी सिनोनिम है। डिस्क्राइब हाउ यू विल टेल योर फ्रेंड्स दैट रोहित हेल्प्स रेघु इन पैसिव वॉइस। तो अब हमें पैसिव वॉइस में बताना है कि रोहित जो है वो रेघु की मदद करता है। तो रेघु फिर क्या आएगा? मदद करता है ना, तो इज हेल्प्ड किसके द्वारा की जाती है उसकी हेल्प? बाय रोहित। तो रेघु विल बीन हेल्प्ड बाय रोहित नहीं होगा, रेघु इज हेल्प्ड बाय रोहित। ऑप्शन बी इज करेक्ट। दे आर प्लेइंग सॉन्ग सो डैश दैट द एंटायर नेबरहुड इज डिस्टर्ब्ड। तो अब आपके गाने या बजाने से अगर पूरा अड़ोस पड़ोस परेशान हो रहा है, दैट मीन्स आप इतनी ज़ोर से गा बजा रहे हैं कि उनको सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो लॉर्ड, लॉर्ड मतलब भगवान, लव्ड मतलब प्रेम करना, लॉर्ड मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। और लाउड, लाउड मतलब ज़ोर से शोर मचाना। सो ऑप्शन डी लाउड इज़ करेक्ट, कि वो इतनी ज़ोर से गाने बजा रहा था कि पूरा अड़ोस पड़ोस जो है सब परेशान हो रहे थे। अब हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द कार्ड्स वर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड बाय हर टू हर फ्रेंड्स, कि उसके द्वारा उसके फ्रेंड्स को कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो बाय हर यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है, आगे आएगा तो क्या बन जाएगा? शी द कार्ड्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के बाद में चला जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूट करना वो भी पास्ट में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्ब। तो पहले आ गया सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब। शी वॉज, वर्ब का क्या हो जाएगा? वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग। बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब कंटिन्यूस फॉर्म में है ना, तो पास्ट कंटिन्यूस फॉर्म में आएगा शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग आईएनजी। और क्या डिस्ट्रीब्यूट करी थी? द कार्ड्स, द कार्ड्स। और किनको डिस्ट्रीब्यूट करी थी? टू हर फ्रेंड्स, टू हर फ्रेंड्स। ठीक है, तो शी वॉज डिस्ट्रीब्यूटिंग द कार्ड्स टू हर फ्रेंड्स। ऑप्शन ए करेक्ट है। ही ब्रॉट disgrace to his family by being involved in illegal activities, उसने अपने परिवार के नाम पे धब्बा, शर्म लेकर आया है अपने परिवार के लिए, धब्बा लगा दिया है अपने परिवार के नाम पे क्योंकि वो इलीगल एक्टिविटीज़ में लिप्त था। डिस्ग्रेस का हमें एंटोनिम बताना है। सस्पिशियस, सस्पिशन मतलब कि किसी के ऊपर संदेह करना। शेम मतलब शर्म। डिस्कॉर्ड मतलब मतभेद। ऑनर मतलब कि सम्मान करना। तो एंटोनिम क्या आएगा? शर्म का क्या एंटोनिम होगा? सम्मान। ऑप्शन डी इज करेक्ट। डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस मतलब किसी एक जगह से विपरीत होना, पृथक होना, अलग होना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा? कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस मतलब किसी एक जगह की तरफ जाना। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस मतलब अस्तित्व। रेजिलियंस मतलब लचीलापन। और ट्रांजिएंस, ट्रांजिएंस मतलब कि थोड़े समय के लिए कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस मतलब कोई एक जगह है उससे आपने अलग होना है, दूर जाना है। और कन्वर्जेंस मतलब आपने इसकी तरफ जाना है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। एंटोनिम हो गया ये इसका। अ पर्सन हु गिव्स हेल्प एंड सिंपैथी टू पीपल हु नीड इट, उसको क्या बोला जाता है? सबसे पहले देखो प्रीचर, प्रीचर मतलब कोई धर्म का ज्ञान देने वाला जो होते हैं ना, उपदेशक।
मॉरलिस्ट मतलब जो नैतिक शिक्षक होते हैं, यानी कि आपको सही गलत के बारे में जो कुछ बता रहे होते हैं। और समैरिटन मतलब कि वो लोग जो कि मदद करते हैं, सिंपैथी करते हैं लोगों की जिनको ज़रूरत है। और पार्टनर मतलब जो क्षमा कर देते हैं। तो ऑप्शन सी समैरिटन इज करेक्ट। द मैसेस लिव इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। तो अब अफ्रीका देश का एक बहुत खूबसूरत पार्ट, तो एक जहाँ पे हमने मेंशन करें तो क्या होगा, अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका। दे लिव ऑन द वाइड प्लेन्स इन सदर्न एंड नॉर्दर्न केनिया। बोल रहे हैं सदर्न और नॉर्दर्न केनिया के जो बड़े बड़े विशाल प्लेन्स के इलाके हैं वहाँ पे वो रहते हैं। एंड नॉर्दर्न तंजानिया, और तंजानिया के नॉर्दर्न इलाके में वहाँ पे रहते हैं। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड। तो जो एरिया जो कि जहाँ पे शायद कवर होगा माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड की मीलों तक रोलिंग मतलब लहराते ग्रासलैंड से कवर है। ऑन विच यू कैन फाइंड थॉर्नी बुशेस एंड रॉकी हिल्स, जहाँ पे आप थॉर्नी बुशेस कांटेदार झाड़ियाँ और पथरीले पहाड़ आपको दिखाई देंगे। द पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। तो ये नॉमेडिक लाइफ जीते हैं, एक जगह से दूसरे जगह सीजन के अनुसार बदलते रहते हैं, जगह जाते रहते हैं। लुकिंग फॉर ग्रासेस एंड अदर प्लांट्स डैश विच देयर कैटल कैन ग्रेज। तो बोल रहे हैं कि जो किसकी तलाश में जाते हैं, घास और बाकी प्लांट्स के तलाश में जिसके ऊपर उनके जो कैटल हैं वो निर्भर कर सकें। ग्रेज करना मतलब खाना पीना, ठीक है, खाना चरना। दे हैव नो परमानेंट होम, उनका कोई परमानेंट घर नहीं होता। व्हेन दे वांट टू सेटल इन अ प्लेस फॉर सम टाइम दे बिल्ड अ काइंड ऑफ कैंप कॉल्ड मनियाटा। बोल रहे हैं अगर उनको किसी जगह पे थोड़े समय के लिए रुकना हो तो वो एक कैंप लगा लेते हैं जिसको क्या बोला जाता है, मनियाटा बोला जाता है। वेयर अ फ्यू फैमिलीज लिव फॉर अ डैश वीक्स और मंथ्स, जहाँ पे कुछ परिवार कुछ हफ्तों या महीनों के लिए रहते हैं। देन दे मूव ऑन अगेन, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। टेकिंग देयर फ्यू डैश विद देम, उनका जो भी थोड़ा बहुत सामान है, बिलोंगिंग्स हैं, उनको अपने साथ ले जाते हैं। एंड बर्निंग द ओल्ड मनियाटा टू द ग्राउंड, और जो बाकी चीज़ें वहाँ पे उनको नहीं लेके जानी होती आगे, उनको वहीं पे जला देते हैं। और पुराने मनियाटा को यानी कि जिस मनियाटा को वो छोड़ के जा रहे हैं, कैंप को छोड़ के जा रहे हैं, उसको जला देते हैं, ठीक है। द मैसेज लिव इन डैश वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अफ्रीका, दैट देयर सम। ऑप्शन ए अ ब्यूटीफुल पार्ट इज करेक्ट, क्योंकि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है, तो अ आएगा क्योंकि हम यहाँ पे बता रहे हैं एक खूबसूरत जगह पर रहते हैं। द एरिया डैश ऑफ माइल्स ऑफ रोलिंग ग्रासलैंड सराउंड्स, एरिया सराउंड्स ऑफ रोलिंग, ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं बैठ रहा, सराउंड्स का मतलब होता है घिरा होना। मेजर्स मतलब नापना। कंसिडर्स मतलब कि विचार करना। और कंसिस्ट मतलब कि विशेष चीज़ से मिल के बनना। तो ये जो एरिया है कंसिस्ट करता है रोलिंग लहराती ग्रासलैंड का। सो ऑप्शन डी कंसिस्ट इज करेक्ट। The people move from one place to another according to seasons, looking for grasses and other plants on which their cattle can graze. Option A is correct. When they want to settle in a place for some time, they build a kind of camp called Manyata, where a few families live for a dash weeks or months. For a little weeks और months तो नहीं होगा ना, significant weeks और months भी नहीं होगा। little मतलब छोटा थोड़ा, सिग्निफिकेंट मतलब काफ़ी, ठीक है। लीस्ट मतलब सबसे कम, और फ्यू मतलब कुछ समय के लिए। तो यहाँ पे थोड़े समय की बात की जा रही है ना कि कुछ हफ्तों के लिए वो रह सकते हैं। ऑप्शन डी फ्यू इज करेक्ट। देन दे मूव ऑन अगेन, फिर वो आगे बढ़ जाते हैं। टेकिंग देयर फ्यू डैश, क्या उनकी बिलोंगिंग्स, इनहिबिशंस नहीं होगा। इनहिबिशंस का मतलब होता है संकोच, तो उनको तो नहीं लेकर जाएंगे ना, संकोच को तो नहीं लेकर जाएंगे। एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव को कैसे लेकर जाएंगे, वो तो आपके साथ ही रहेंगे। एंटीक्स मतलब प्राचीन जो पुरानी चीज़ें होती है ना, उनको बोला जाता है एंटीक्स। और बिलोंगिंग्स मतलब आपका जो भी थोड़ा बहुत व्यक्तिगत सामान है। सो ऑप्शन डी बिलोंगिंग्स इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। इस सेशन की PDF
प्लस ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आपको पता है आपको कैसे पढ़ना है, आपको पहले और टेलीग्राम चैनल पे जाके PDF डाउनलोड करनी है, उसको आपने खुद पढ़ना है, वो कैप खुद पढ़नी है, उसके बाद में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है और फिर आप यहाँ पर आकर अपने आंसर्स चेक कीजिए कि क्या आपने गलती करी है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। बेटा काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ऐप है ये। ठीक है, आपको 1 क्लिक पे आपका सारा का सारा कंटेंट आपकी फ़ोन की स्क्रीन पे मिल जाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या फिर आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, कहीं गए हैं किसी भी प्लेस पे और आप लैपटॉप नहीं खोल सकते, आप फ़ोन से भी पढ़ सकते हैं, टाइम को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बिकॉज अब हम मेंस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, प्री का रिज़ल्ट आ चुका है, तो आपके पास बहुत थोड़ा समय बचा है, 1 सेकंड भी आप वेस्ट नहीं कर सकते। और जिन बच्चों ने इस साल मेंस नहीं देना है, फर्स्ट टाइम प्री की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जितना हो सके टाइम को यूटिलाइज़ करो, अपने सीनियर्स से सीखो, उनसे पूछो, उनसे बात करो, उनसे सीखो। जितना आप टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।